हेलो गाइस, यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का फर्स्ट पेपर जीएस पेपर जो कि हम लोग के पास अभी आ चुका है और हम लोग डिस्कस करेंगे द आंसर्स फॉर इट विद एक्सप्लेनेशंस। तो ये सेट ए क्वेश्चन था हम लोग के पास आया हुआ है एंड नाउ विल डिस्कस द क्वेश्चंस वन बाय वन। The first question is with reference to investment, consider the following: bonds, hedge funds, stocks, and venture capital. How many of the above are treated as alternative investment fund? ठीक है गाइस, तो ये हम लोग बोल सकते हैं मॉडरेट क्वेश्चन था और इसमें जो हेड्स फंड्स है और वेंचर कैपिटल है दैट इज ट्रीटेड एज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, और जो बॉन्ड्स और स्टॉक्स है इसको हम लोग ट्रेडिशनल फंड्स मानते हैं। तो द आंसर इज ओनली टू, दैट इज हेड्स फंड्स एंड वेंचर कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ आरबीआई। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ आरबीआई? तो पांच ऑप्शंस दिया हुआ है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ऑब्वियसली दैट इज वन ऑफ द इनकम ऑफ आरबीआई। बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी, ये भी एक इनकम का जरिया है आरबीआई का। पेंशन फंड मैनेजमेंट, ये नहीं है आरबीआई का, ये तो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी देखता है, राइट गाइस। लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज, नो, ये भी उसका काम नहीं है क्योंकि आरबीआई लेंड्स टू बैंक्स नॉट प्राइवेट कंपनीज। एंड प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स, ये आरबीआई का फंक्शन है लेकिन इट इज नॉट अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर आरबीआई बट इट इज अ सोर्स ऑफ कॉस्ट नॉट इनकम। ये तो पैसा जा रहा है आरबीआई का, राइट। सो हम लोग का आंसर है ओनली 1 and 2, ठीक है गाइस। उसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन है डायरेक्टरेट्स का एंड उसका फंक्शन और मिनिस्ट्री। तो डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लिखा हुआ है, डायरेक्टली रॉन्ग बिकॉज इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट प्रवर्तन निदेशालय, ठीक है। उसके बाद है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ओके, इट इन्वॉर्सेस द प्रोविजंस ऑफ कस्टम्स एक्ट एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एकदम करेक्ट है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम्स एंड डेटा मैनेजमेंट, कैरिंग आउट बिग डेटा एनालिटिक्स, ये सब। एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दिस ऑल्सो करेक्ट। सो द आंसर इज बी, दैट इज ओनली 2। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Number 1, RBI mandates all the listed companies in India to submit a business responsibility and sustainability report. ये कहीं पे भी लिखा नहीं है कि RBI doesn't, माने RBI ये मैंडेट नहीं करता है। It is mandated by SEBI, Securities Exchange Board of India। तो ये डायरेक्ट गलत हुआ। नंबर 2, in India, a company submitting BRSR makes disclosure in the report that are largely non-financial in nature. Okay, that includes environmental, societal, governance disclosure. तो ये हुआ आपका correct answer and the answer is only 2 only, B. फिर हम लोग जाते हैं 5th क्वेश्चन, वो भी इकोनॉमी से है। ओके, इन इंडिया इनकम फ्रॉम अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री फार्मिंग एंड वूल रेयरिंग इन रूरल एरियाज इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स। नो, इनकम फ्रॉम अलाइड एक्टिविटीज आर टैक्सेबल, ये टैक्सेबल होता है, अलाइड एक्टिविटीज से टैक्सेबल होता है। ओनली एग्रीकल्चर इनकम इज नॉट टैक्सेबल बट दीज आर अलाइड एक्टिविटीज। तो ये हम लोग का स्टेटमेंट 1 हो गया गलत। स्टेटमेंट 2 लिखा हुआ है कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसिडर्ड अ कैपिटल एसेट अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, दैट्स व्हाई इट इज नॉट टैक्सेबल। सो दिस इज करेक्ट, इट इज नॉट कंसिडर्ड अ कैपिटल एसेट। सो द आंसर इज डी, स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अब चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 6 में। India has joined the Mineral Security Partnership as a member. Yes, it has joined in 2023. ठीक है। India is a resource-rich country in all the 30 critical minerals that it has identified. देखिए ये absolute statement है, all बोल रहा है तो ये गलत है। 30 critical minerals में इंडिया रिसोर्स रिच नहीं है।
तभी तो हम लोग बहुत क्रिटिकल मिनरल्स वी आर एक्सप्लोरिंग इन द इंडियन ओशन रीजन एंड ऑल्सो वी आर importing from other nations like China. Statement 3. The Parliament in 2023 has amended the Mines and Minerals Act 1957, empowering the central government to exclusively auction mining lease and composite license for certain critical minerals. ये भी सही है. So the answer is 1 and 3 only. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में. बॉन्ड्स वर्सेस स्टॉक्स का एक क्वेश्चन है. ओके. So, as regards return from an investment in a company, generally bondholders are considered to be relatively at low risk than stockholders. एकदम सही स्टेटमेंट है. बॉन्ड से स्टॉक थोड़ा रिस्की होता है गाइज. तो स्टेटमेंट 2 है बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू अ कंपनी वेयर एज स्टॉक होल्डर्स आर इट्स ओनर्स. ठीक है. बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू अ कंपनी वेयर एज स्टॉक होल्डर्स आर इट्स ओनर्स. सही बात है. स्टॉक खरीदा है मैंने कंपनी में, मैं कंपनी का एक ओनर हूं. बॉन्ड मैंने खरीदा है मतलब मैंने लेंड किया है पैसा, उसके बदले में मुझे बॉन्ड पेपर मिला है. राइट. स्टेटमेंट 3. फॉर रिपेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज्ड ओवर स्टॉक होल्डर्स बाय अ कंपनी. एकदम सही बात. जिसमें रिस्क ज्यादा होता है उसको लिस्ट प्रायोरिटाइज किया जाता है. तो बॉन्ड होल्डर्स को प्रायोरिटाइज किया जाता है ओवर स्टॉक होल्डर्स बाय अ कंपनी इन केस ऑफ एनी एक्सचेंजेंसी. राइट. So, what is the answer? Answer is both statement 2 and 3 are correct and both of them explain statement 1. तो ये भी हो गया हम लोग का. Next question number 8. So, equity options and regulations का question है ये. India accounts for a very large portion of all equity options contracts traded globally, thus exhibiting a great boom. सही बात है. Equity options में India is a leader. Next. India's stock market has grown rapidly in the recent past, even overtaking Hong Kong's at some point of time. Yes, National Stock Exchange has overtaken Hong Kong's stock market in valuation in points, right? अब देखिए, there is no regulatory body either to warn the small investors about the risk of option trading. ये गलत है क्योंकि हम लोग के पास सेबी है भाई. देखिए, तो with elimination we have got 1 and 2 left, so answer is A, 1 and 2 only. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9. इट्स अबाउट द सर्कुलर इकोनॉमी विच इज वेरी मच इन करंट अफेयर्स एंड इन न्यूज. सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. ऑब्वियसली राइट आंसर, राइट स्टेटमेंट. क्योंकि सर्कुलर इकोनॉमी मतलब कि आपका सब चीज का जो यूज हो रहा है रिड्यूस हो रहा है. आप जो वेस्ट है वहीं से रीयूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ग्रीन हाउस गैसेस इज रिड्यूस्ड. सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल्स. क्योंकि आपका एक ही चीज को आप बार बार यूज कर रहे हैं. ठीक है. तो क्या होता है, इट रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल्स. तो दिस स्टेटमेंट ऑल्सो करेक्ट. सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. एकदम करेक्ट. क्योंकि आप वेस्ट को ही रीयूज कर रहे हैं, वेस्ट को ही आप रिसोर्स मान रहे हैं. तो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. हाँ. तो बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1. ठीक है गाइज. अब आते हैं क्वेश्चन है कैपिटल रिसीट पर. ये आ गया बजटिंग का क्वेश्चन इकोनॉमी से. सो कैपिटल रिसीट्स क्रिएट अ लायबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. एकदम करेक्ट. कैपिटल रिसीट्स मतलब आप कुछ बेच रहे हो, डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तभी तो आपको मिल रहा है, या आप किसी से उधार में पैसा ले रहे हो. तो डैट ऑलवेज क्रिएट्स अ लायबिलिटी. ठीक है. मतलब अगर आप उधार ले रहे हो तो लायबिलिटी हुआ. अगर आप एसेट को बेच रहे हो, डिसइन्वेस्ट कर रहे हो, तो रिडक्शन इन एसेट हुआ ना. तो कैपिटल रिसीट ऑलवेज कॉजेज लायबिलिटी और रिडक्शन इन एसेट. नेक्स्ट, बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट आर कैपिटल रिसीट. जैसे मैंने बताया था, एकदम सही बात है ये. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन क्रिएट्स अ लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. नो. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन क्रिएट्स अ लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. ये नहीं है. इट इज अ रेवेन्यू रिसीट. इंटरेस्ट रिसीव जो करते हैं हम लोग लोन पे, दैट इज रेवेन्यू रिसीट. तो वो लायबिलिटी होता नहीं है. तो दिस इज रॉन्ग. सो द आंसर इज ओनली 1 and 2, दैट इज ए. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11. हिस्ट्री में आ जाते हैं. मॉडर्न हिस्ट्री का एक क्वेश्चन आया है.
about Raja Ram Mohan Roy, the maker of modern India, right? He possessed great love and respect for the traditional philosophical systems of the East. एकदम correct. वो ईस्टर्न फिलोसॉफी को भी मानते थे, वेस्टर्न फिलोसॉफी को भी मानते थे, वेस्टर्न एजुकेशन को भी मानते थे. He desired his countrymen to accept the rational and scientific approach and principle of human dignity and social equality. Obviously, he was paramount in abolishing sati, right? और वो western rational education को भी promote करते थे. तो both options are correct, so both 1 and 2. This is quite a easy question. अब question number 12 about the non-cooperation movement, right? So consider the following subjects with regard to non-cooperation movement जो गांधी जी ने लॉन्च किया था. Boycott of law, courts and foreign cloth, एकदम वो boycott हुआ ही था. Observance of strict non-violence, obviously ये भी था. Okay, retention of titles and honors without using them in public, ये नहीं था. Okay, retention of titles was not a part. Okay, and establishment of panchayats for settling disputes, ये भी था. Self governance का model भी था. So the answer is C, that is only 3. ठीक है guys. The irrigation device called Araghatta, okay, very important term. मेरे हिसाब से ये पहले भी पूछा गया था. Okay, so what is it? What is Araghatta? So Araghatta is a large wheel with earthen pots tied to the outer end of its spokes. Okay, ये Persian wheel भी बोला जाता है. तो B is the correct answer. Okay, तो terminology से भी क्वेश्चन आया है ancient history का. Now, who among the following rulers in ancient India had assumed the titles of Matta Vilasa, Vichitra Chitta and Gunabhara? He was Mahindra Varman I. He was a Pallava ruler. तो ये भी हम लोग का हिस्ट्री से क्वेश्चन आया है. ओके, फाहिन, द चाइनीज पिलग्रिम ट्रैवल टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, वेरी सिंपल, इट इज चंद्रगुप्ता 2. ओके, ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया हम लोग का. फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 16. Who among the following led a successful military campaign against the kingdom of Sri Vijaya, the powerful maritime state which ruled the Malay Peninsula, Sumatra, Java and the neighboring islands? ओके, तो हम लोग देखते हैं कि जब राजेंद्र वान चोला थे तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपीडिशंस बाहर भी किया था. अगर आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट पता नहीं था, देन यू कुड हैव मेड अ इंटेलिजेंट गेस कि राजेंद्र वान, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपीडिशंस किया था वो एरिया में. ठीक है, और नेवल पावर भी थे. तो उस हिसाब से यू कुड हैव गेस्ड दिस इफ़ यू, मतलब अगर डायरेक्टली पता नहीं था तब भी आप इसको करेक्ट कर सकते थे. क्वेश्चन नंबर 17. विथ रेफरेंस टू एंशियंट इंडिया 600 to 322 BC, कंसिडर द फॉलोइंग पियर्स. ओके, टेरिटोरियल रीजन एंड रिवर फ्लोइंग इन द रीजन. तो ये थोड़ा हम लोग बोल सकते हैं कि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन इसको मान सकते हैं थोड़ा सा. सो अस्मक एंड गोदावरी, इट इज करेक्ट मैच. Kamboj and Bipas, it is not, because Kamboj was northwest. Okay, so this is incorrect. Avanti is in Malwa, so Mahanadi तो मालवा में नहीं है, तो this also incorrect. And Kosala is in Sarayu, ये रीजन में सरायू फ्लो करता था. तो the answer is only 2, 17 का B. सेट A हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. Okay, and question number 18. The first Gandharva Mahavidyalaya, a music training school, was set up in 1901 by Vishnu Digambar Paluskar. Okay, Vishnu Digambar Paluskar, in which place? And it is Lahore. Okay, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन हम इसको मान सकते हैं, और काफ़ी जनों ने इसको छोड़ा भी होगा, और ये सब क्वेश्चंस को हम लोग को छोड़ना भी चाहिए अगर पता नहीं है तो, क्योंकि देयर इज़ अ लार्ज स्कोप ऑफ एरर. उसके बाद अशोकन ऑफिसर्स में आ जाते हैं. ओके, अशोकन इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट द प्रदेशिका, राजुका एंड युक्ता दे वेर डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स. डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन में ये लोग थे.
ओके, क्वेश्चन नंबर 20, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फिर से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आया है क्वेश्चन में। कांग्रेस डिक्लेयर्ड द अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स टू बी इट्स ऑब्जेक्टिव। ऑब्वियसली ओके, सेल्फ रूल तो हिंद स्वराज तो गांधी जी ने दिया हुआ ही था। It was to be implemented in stages with civil disobedience and non-payment of taxes for the next stage only if Swaraj did not come within a year and government resorted to repression. This also correct. Therefore, the answer is both 1 and 2. Okay guys, अब बढ़ते हैं 21, नेटो मेंबरशिप, जो करंट अफेयर्स में काफ़ी छाया हुआ था, तो फाइनली क्वेश्चन आया हुआ है इससे। ओके, so consider the following countries: Austria, Bulgaria, Croatia, Serbia, Sweden, North Macedonia. Okay, North Macedonia in fact is one of the latest members. How many of the above are the members of NATO, North Atlantic Treaty Organization? Okay, तो यूक्रेन रशिया वॉर के समय में नेटो काफ़ी न्यूज़ में था, तो ये इंपॉर्टेंट था। तो ऑस्ट्रिया इज नॉट देयर, बल्गेरिया इज देयर, ओके, Croatia is there, Serbia is not there, Sweden and North Macedonia is there. So the answer is only 4. Okay, so only 4 is the answer. Okay, let me recheck. Austria is not there, Bulgaria is there, Croatia is there, Serbia is not there, Sweden is there and North Macedonia is there. So the answer is only 4. Next is एंडीज माउंटेन्स कौन कौन से कंट्री से पास होते हैं। ओके, सो एंड ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया, मैप बेस्ड भी बोल सकते हैं इसको। सो एंडीज माउंटेन्स बोलीविया से पास होता है, ब्राज़ील से पास नहीं होता। ओके, कोलंबिया से पास होता है, इक्वेडर से पास होता है, पैराग्वे से नहीं होता है, एंड वेनेजुएला से पास होता है क्योंकि वेस्टर्न साइड में। सो द आंसर इज ओनली 4. ओके गाइज, now consider the following water bodies. Question number 23. Okay, ये भी मैप बेस्ड और ज्योग्राफी का क्वेश्चन मान सकते हैं। Through how many of them does the equator pass? Okay, so लेक तंजानिया का एकदम पास होता है इससे। लेक टोनले साप इससे पास नहीं होता बिकॉज इट इज इन कैम्बोडिया विच इज द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। ये काफ़ी टफ क्वेश्चन हम लोग मान सकते हैं। एंड पैथोस लगून ये ब्राज़ील में है विच इज साउथ ऑफ इक्वेटर, सो ये भी पास नहीं होता। द आंसर इज ओनली 1, दैट इज ए। अब आते हैं हल्दी का क्वेश्चन, टर्मरिक। सो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड। ये ड्यूरिंग द ईयर 22-23 का बात हो रहा है। यस, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, जो अभी भी है। ओके, मोर देन 30 वेराइटीज ऑफ टर्मरिक आर ग्रोन इन इंडिया, ये भी सही है। एंड महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया, ये भी सही बात है क्योंकि हम लोग गेस भी कर सकते हैं स्पाइसेस जहाँ पे होता है वो मेनली सदर्न इंडिया में होता है। सो दिस 1, 2 and 3 इज करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एविडेंसेस ऑफ द फेनोमेनन ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। एकदम कंसेप्चुअल जो होता है ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये। सो आप देख सकते हैं इसमें, द बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक्स फ्रॉम ब्राजील कोस्ट मैचेस विद दोस फ्रॉम वेस्टर्न अफ्रीका। एकदम सही बात है। हम लोग आज भी देख सकते हैं कि ब्राजील का जो कोस्ट है और वेस्टर्न अफ्रीका का जो कोस्ट है, अगर उसको मिलाएंगे तो वो मैच होगा। द गोल्ड डिपॉजिट्स ऑफ घाना आर डिराइव्ड फ्रॉम द ब्राजील प्लेटो, ये भी सही है। व्हेन द 2 कॉन्टिनेंट्स ले साइड बाय साइड, ब्राजील में भी गोल्ड मिलता है, घाना में भी मिलता है। Gondwana system sediments from India is known to have its counterparts in 6 different land masses of the southern hemisphere. ये भी सही बात है, ठीक है। तो इंडिया तो पहले कहाँ था, गोंडवाना सिस्टम में नीचे था, फिर धीरे धीरे शिफ्ट होके आया और 33C को सबमर्ज करके ये इंडिया यूरेशियन लैंड मास में जाके स्ट्राइक किया। सो 1, 2 and 3 is correct. All options are करेक्ट। अब नेक्स्ट हम लोग जाते हैं डस्ट पार्टिकल्स का क्वेश्चन है ये।
स्टेटमेंट देखिए, द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर इज मोर इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज देन इन इक्वेटोरियल एंड पोलर एरियाज। ठीक है, ये सही बात है। ओके, इक्वेटोरियल और पोलर एरियाज में डस्ट पार्टिकल्स कम है। ओके, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड्स, ये तो नहीं है, रेनफॉल ज्यादा होता है। ओके, सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज सी। ओके, बिकॉज अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स क्यों सब ट्रॉपिकल टेम्परेट एरियाज में ज्यादा है? क्योंकि पॉपुलेशन का डेंसिटी भी तो यहाँ पे ज्यादा है, ये भी हम लोग देख सकते हैं। इक्वेटोरियल और पोलर एरियाज में एक्सट्रीम वेदर है, इसीलिए वी डोंट हैव मच डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 आइसोथर्म्स का क्वेश्चन है। इन जनवरी इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द आइसोथर्म्स बेंड इक्वेटर वर्ल्ड while crossing the land masses and poleward while crossing the oceans। एकदम करेक्ट, लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन ये टाइप का क्वेश्चन आया था। दैट्स वाई प्रीवियस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेटमेंट 2 देखिए, इन जनवरी द एयर ओवर द ओशन इज वार्मर देन दैट ओवर द लैंड मास इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, बिकॉज जो वाटर में वाटर का जो ये होता है वो ज़्यादा होता है। ओके, रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ हीट, सो वार्मर होता है वाटर देन लैंड। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। द लास्ट क्वेश्चन इन दिस पार्ट, फर्स्ट पार्ट, और फिर मैं जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा फिर मैं आपके पास फिर से नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। दिस इज पार्ट 1 एंड टिल क्वेश्चन नंबर 28 आई हैव सॉल्व दिस। In the context of effect of water on rocks, chalk is known as a very permeable rock, whereas clay is known as quite an impermeable or least permeable rock। सही बात है। ओके, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, क्योंकि चॉक एकदम परमिएबल होता है, पोरस होता है, एंड क्ले क्या होता है, उसमें वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होता है, इसीलिए तो वो वाटर को पास करना नहीं देता है ज़्यादा। सेकेंड स्टेटमेंट इज चॉक इज पोरस एंड हेंस कैन एब्जॉर्ब water। okay, chalk is porous and hence can absorb water, सही बात। and clay is not at all porous। okay, clay is porous but very fine, not entirely non मतलब not at all porous नहीं बोल सकते। okay, statement 1 is correct but statement 3 is not correct, so answer is C। ठीक है, so हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 29।